हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो भारत गौरव योजना, इसके तहत पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है कहां से कहां तक, इस योजना के बारे में जानेंगे डिटेल में। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? किस यूरोपीय देश ने रुपे कार्ड और यूपीआई से लेन देन को मंजूरी दी है और ये पहला यूरोपीय देश है? उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जून में शुरू हुआ है? मिस्र में आयोजित युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसके अलावा कई और क्वेश्चन है, सब पर चर्चा होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। और आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि पिछले कुछ महीनों के जो टोटल हैं, यानी हाफ ईयरली टोटल वीडियो एक साथ प्रेजेंट किया जाए। तो मैराथन वीडियो आएगा 30 जून को, ठीक है। हाफ ईयरली 6 मंथ के टोटल करंट अफेयर्स मैराथन वीडियो होगा 30 जून को सुबह 11 बजे। देखना मत भूलना, 30 जून ध्यान रखना आप। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, भारत गौरव योजना, उसके तहत पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन जून 2022 में कहां से कहां तक शुरू हुआ है? इसका आंसर होगा कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी तक, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कोयम्बटूर से शिरडी तक। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में भी देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन अंडर भारत गौरव स्कीम। ओके, तो ये भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत ये पहली प्राइवेट ट्रेन है। और आगे बात बताते हैं डिटेल में। ये जो स्कीम है या कहें योजना है भारत गौरव, इसको कब शुरू किया गया था या ऐलान कब किया गया था? तो नवंबर 2021 में इंडियन रेलवे ने ऐलान किया था, गवर्नमेंट ने ऐलान किया था। और इसके 6 महीने बाद 14 जून को रेलवे ने पहली ये प्राइवेट ट्रेन चलाई है। ओके, और ये कहाँ पर? दक्षिणी जोन, रेलवे का जो दक्षिणी जोन होता है उसमें एक प्राइवेट कंपनी ने लीज पर लिया है ट्रेन और उसको चलाने का काम शुरू किया। पहले दिन 1100 यात्री उसमें सवार हुए हैं। अब सवाल है कि कोयम्बटूर से शिरडी ट्रेन का जो ऑपरेटर है वो कौन है, कौन सी प्राइवेट कंपनी है? तो प्राइवेट कंपनी का नाम है साउथ स्टार रेलवे, साउथ स्टार रेलवे। ओके, और ये कोयम्बटूर स्थित रजिस्टर्ड कंपनी है और फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड उसका जो समूह है उसका एक हिस्सा है। अब सवाल होता है कि क्या ये देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है? नहीं। देखिए, देश की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है वो तेजस है, आपको मैंने पहले बताया हुआ है। और वर्ष 2019 में रेलवे की जो कंपनी है IRCTC, उसने लखनऊ से दिल्ली तक लिए शुरू किया था, वो पहली ट्रेन थी तेजस। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर वो तेजस ट्रेनें चलाई गई। चूँकि IRCTC का जो दर्जा है वो प्राइवेट कंपनी का है, इसलिए तेजस ट्रेन को प्राइवेट ट्रेन कहा गया। ओके, लेकिन अगर सवाल हो कि भारत गौरव योजना के तहत प्राइवेट ट्रेन पहली बार चलाई गई है कहाँ पर, तो वो आप देख रहे हैं कोयम्बटूर से शिरडी तक। ओके, तमिलनाडु में। तो रेलवे का जो दक्षिणी जोन है उसी ने ये चलाई है और प्राइवेट कंपनी है साउथ स्टार रेल, उसी ने। ओके, प्राइवेट ट्रेन से रेलवे को कमाई क्या होगी? तो देखिए, साउथ स्टार रेलवे जो ऑपरेटर है, कंपनी है, उसने 20 डब्बों वाली ट्रेन के लिए दक्षिण रेलवे को सुरक्षा के सिक्योरिटी के रूप में 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके अलावा कंपनी ने एनुअल अधिकार शुल्क के तौर पर 27 लाख के आसपास और 67 लाख रुपए तिमाही ढुलाई वगैरह को लेकर भुगतान किया है। तो इस तरह से अच्छी खासी रकम केंद्र सरकार को या कहें रेलवे को इसके थ्रू मिलने जा रही है। ओके, अब सवाल है कि रुपए तो मिले और क्या क्या फ़ायदा होगा? तो एक तो बात हो गई कि करीब 3 करोड़ 34 लाख रुपए हर साल रेलवे को रेवेन्यू प्राप्त होगा। ओके, और इसके थ्रू अपनी जो ट्रेनें हैं रेलवे की उसको प्राइवेट हाथों में देकर और अलग अलग तरह से उसको संचालित करने का काम होगा रेलवे का। अब सवाल है कि भारत गौरव जो योजना है वो क्या है? ये भारत गौरव योजना, ये रेलवे का एक पोस्टर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भारत गौरव योजना का लक्ष्य है भारत के ऐतिहासिक स्थलों और जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको रेल मार्ग से जोड़ना, वहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक ट्रेन वहाँ पहुँचे। और रेलवे ने योजना को, मैंने पहले बताया कि नवंबर 2021 में घोषित किया था, लेकिन अभी जून में ये पहली प्राइवेट ट्रेन
चलाई गई। और इसमें यही नियम है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी ट्रेन को लीज पर लेकर उसका पर्यटन या धार्मिक यात्रा के रूप में संचालन कर सकता है। और ये रेगुलर ट्रेन नहीं होगी कि इस यहाँ से और यहाँ तक ट्रेन चल रही है और उसके लिए हर दिन की ट्रेन, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि कोई अगर आपको पर्यटन करना है, किसी को आपको जाना है घूमने के लिए, और एक कंपनी ने ऑफ़र दिया कि हम एक ट्रेन चलाएंगे और फ़लानी जगह से फ़लानी जगह तक हम ले जाएंगे और उसमें जितने भी डेस्टिनेशन हैं वहाँ रुकेंगे और वहाँ पर आपके पर्यटन की तमाम सुविधाएं होंगी। आप रुकेंगे, होटल में रुकेंगे, फिर ट्रेन में जाएंगे। तो इस तरीके से ये ट्रेन चलाई जाएगी। ओके। और योजना के तहत प्रत्येक ट्रेन में 14 से 20 डब्बे होंगे, कोच होंगे। अब सवाल है कि किराया कौन तय करेगा। इम्पॉर्टेंट ये स्कीम है और इस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ आपको। किराया कौन तय करेगा? तो भारत गौरव जो ट्रेन है उसका किराया प्राइवेट ऑपरेटर या कंपनी ही तय करेंगे। क्योंकि प्राइवेट जो ऑपरेटर है या कंपनी है वो रूट और सुविधाएं का निर्धारण करेंगे, तो इसलिए टिकट का भी किराया वही तय करेंगे। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि केवल उसी ट्रेन की टिकट होगी, उसमें पूरा पैकेज देगी वो कंपनी कि आपको ट्रेन से हम ले भी जाएंगे और तमाम सुविधाएं, लंच, डिनर वगैरह वगैरह और घूमने के तमाम साधन हैं, तो ये सब करवाएंगे। तो ये है भारत गौरव योजना। ओके। और कई सारी उसमें टर्म एंड कंडीशन भी है कि जो भी ट्रेन होगी उसमें एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तो होगा ही, इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर रहेंगे उस कंपनी के। ओके। इलेक्ट्रीशियन वगैरह वगैरह सुरक्षाकर्मी तो रहेंगे ही। ओके। और इसके अलावा जो ट्रेन का लोको पायलट है, यानी कह सकते हैं आप ड्राइवर जो संचालन करता है, वो और गार्ड वो रेलवे प्रोवाइड करेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। और रेलवे की बात हो रही है, रेल मंत्री कौन है इस वक्त? अश्विनी वैष्णव। मुझे लगता है पूरी बात समझ चुके होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश मई 2022 में कौन बन गया है? आंसर होगा रूस। रूस ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया, न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, और दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत ने रूस से मई में 25 मिलियन बैरल टन तेल खरीदा, कच्चा तेल। और दरअसल हुआ यह है कि यूक्रेन विवाद के चलते रूस ने तेलों के जो दाम है, क्रूड ऑयल है ख़ासतौर पे, उसमें काफ़ी डिस्काउंट किया है। और ख़ासतौर पे इंडिया, चाइना और कई कुछ देशों के लिए भारी डिस्काउंट पे वो तेल दे रहा है। क्यों दे रहा है? आपको पता ही है कि उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं और कोशिश अमेरिका और यूरोप की ये हो रही है कि तेल का जो उसके पास भंडार है वो बेच ना पाए। लेकिन उसने तमाम जुगाड़ कर लिए हैं और तमाम जो प्रतिबंध हैं अमेरिका, यूरोप वगैरह के, उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। और खुद यूरोपीय देश अभी भी तेल खरीद रहे हैं उससे। तो ऐसे में रूस पर लगाम नहीं लग सकता है। रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया, वहाँ पर युद्ध अभी भी चल रहा है, उसकी वजह से तमाम दिक्कतें हुई हैं, तेल के रेट बढ़े हैं। लेकिन रूस ने करीब 30 से 35 डॉलर प्रति बैरल रेट डाउन किया है। वैसे मार्केट में रेट क्या चल रहा है? जो क्रूड ऑयल है उसका $120 और वो 30 से 35 डॉलर कम में दे रहा है। तो ऐसे में तमाम कुछ देश जो हैं, जैसे भारत है, वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहा है। तो हम देखते हैं कि टॉप 5 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप ये ग्राफ देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो इराक से कर रहे हैं। ओके। सबसे ज़्यादा, यानी पहला अगर हम कहें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से हम कर रहे हैं और मई में हमने कहाँ से किया है, तो इराक। सेकंड पे रशिया है, थर्ड पे सऊदी अरेबिया है, फोर्थ पे यूएई है और फिफ्थ पे नाइजीरिया है। इसी चीज़ को अब हम मैप के थ्रू भी जानते हैं। तो सामने रहा प्यारा भारत और अब चलते हैं जो सबसे ज़्यादा हम जिससे आयात कर रहे हैं क्रूड ऑयल, वहाँ तो वो है इराक। और इराक रहा यहाँ पर, ये इस कलर में आप जो देख रहे हैं। और सेकंड स्थान पर कौन आ गया है? वो है रशिया। रशिया से हम लोगों ने बहुत सारे तेल जो है आयात करना शुरू कर दिया। तीसरे स्थान पर सऊदी अरबिया है और चौथे पे यहाँ पर है यूनाइटेड अरब अमीराट्स। और फिफ्थ स्थान है नाइजीरिया, जो कि एक यूरोपीय देश है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके। तो अभी जो हम लोग रूस से तेल ले रहे हैं, तो कैसे आ रहा है वो रूस से तेल?
भयानक युद्ध भी चल रहा है एक तरफ से, तो हम लोग ब्लैक सी से ही मंगवा रहे हैं। देखिए युद्ध जो है ना, ये तो यहाँ पर यूक्रेन है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये, ओके। और अभी जो युद्ध चल रहा है वो इस इलाके में चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है। और रूस क्या कर रहा है, यहाँ इसके थ्रू ये तेल निर्यात कर रहा है अलग अलग देशों को। और ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी से होते हुए, और ये है तुर्की के रास्ते से होते हुए ये यहाँ से, और इस रास्ते से होते हुए रेड सी से होते हुए, और यहाँ पर ऑयल पहुँच रहा है, ओके। तो ये रूट लिया है इंडिया ने, और इंडिया की जो कई सारी जो तेल कंपनियां हैं वो डिस्काउंट में बड़े पैमाने पर तेल खरीद रही है। चूँकि 30 से $35 पर बैरल डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा हाई डिस्काउंट है, उसका फ़ायदा भारतीय इंडियन जो रिफाइनरी कंपनी है वो सब उठा रही है, ओके। और आपको पता होगा कि भारत अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल आयात करता है, इंपोर्ट करता है, ओके। तो इस मौके का फ़ायदा इंडिया उठा रहा है, ओके। और हम एक और ग्राफिक्स आपको दिखाना चाहते हैं कि रूस से तमाम तरह के जो तेल हैं, कोयला है, फर्टिलाइजर्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, वो हम 2021 में कितना आयात करते थे, और 2022 में कितना आयात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आयात बढ़ गया है हर सेक्टर में, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, कोल हो यानी कोयला हो, फर्टिलाइजर्स हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, अलग अलग तरह के, वो सब हमने रूस से काफ़ी कुछ आयात किए हैं, मौके का फ़ायदा उठाया हम लोगों ने, ओके। इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस यूरोपीय देश ने भारत के रुपे कार्ड और यूपीआई से लेन देन को मंजूरी दी है? आंसर होगा फ्रांस, ओके। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। ये पहला यूरोपीय देश है जहाँ पर रुपे कार्ड और यूपीआई को मान्यता मिली है। तो ऐसे में क्या फ़ायदा है, तो इससे यूपीआई और रुपे कार्ड को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने का सिलसिला और बढ़ गया है। भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई इंटरनेशनल और फ्रांस की का जो नेटवर्क है, पेमेंट नेटवर्क लायरा नेटवर्क, तो उसके बीच में 16 जून को ये समझौता पर सिग्नेचर हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिग्नेचर हुआ है, ओके। और इस एमओयू में यही है कि इंडिया का जो यूपीआई है, रुपे कार्ड है, उसको मंजूरी मिल रही है फ्रांस में। तो अब फ्रांस में अगर रुपे कार्ड को लेकर जा रहे हैं या फ्रांस से ऑनलाइन ही आप कोई ख़रीदारी कर रहे हैं, तो कुछ वक्त बाद ये देखने को मिलेगा कि आपका रुपे कार्ड वहाँ पर चलेगा। अभी क्या दिक्कत है कि बहुत सारे देशों में रुपे कार्ड नहीं चलता है, तो ऑनलाइन अगर ख़रीदारी कर रहे हैं, कोई वेबसाइट के लिए कुछ परचेज कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कोई भी सर्विसेज ले रहे हैं, तो या विदेश में जा रहे हैं, तो वहाँ रुपे कार्ड का वैल्यू नहीं होता है, वो नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हुआ है कि रुपे कार्ड का स्तर इंटरनेशनल होता जा रहा है, और यूपीआई का भी। ये ट्वीट भी है एनपीसीआई का, और उसने ये कहा है कि एमओयू साइन हुआ है। तो अब देख लेते हैं कि रुपे कार्ड की मान्यता किन किन देशों में है। तो ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं, भारत से तो लॉन्च हुआ, इसके अलावा सिंगापुर, भूटान, मालदीव, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, म्यांमार, साउथ कोरिया, नेपाल और फ्रांस हो गया है, ओके। टोटल कितने देश हैं? टोटल 11 देशों में रुपे कार्ड से ट्रांजैक्शन संभव है। ये इंडिया ने ये लॉन्च किया था, और चूँकि हम लोग जो कार्ड है उस पर वीज़ा और मास्टर कार्ड इन सब पर हम लोग निर्भर थे, जो कि अमेरिकी कार्ड था, और इन कार्ड का यूज़ करने पर हर ट्रांजैक्शन पर कॉस्ट लगता है, चार्ज लगता है, और वो सब पैसे उन देशों में चले जा रहे थे, उन कंपनियों के पास चले जा रहे थे। तो इंडिया ने अपना ये कार्ड, रुपे कार्ड को लॉन्च किया था, ओके। और बहुत बड़े पैमाने पर अब इसका फैलाव हो रहा है। इसे कौन संचालित करता है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई संचालित करता है। और अब देख लेते हैं यूपीआई किन किन देशों में चलता है। तो इंडिया में तो चलता ही है, इसके अलावा भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई और अब फ्रांस में भी चलने लगा है। तो टोटल 7 कंट्रीज़ हो गए हैं। और यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी, और इसे भी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई संचालित करता है। और अब एनपीसीआई ये इस कोशिश में है कि रुपे कार्ड और यूपीआई को अमेरिका, वेस्ट एशिया और तमाम जो दूसरे यूरोपीय कंट्री हैं उन सब में इसका विस्तार हो, वहाँ भी इसको मान्यता मिल जाए, ओके। तो फ्रांस ने ये किया है। फ्रांस कहाँ है वो भी देख लेते हैं। प्यारा भारत रहा, और अब यूरोपीय देशों की ओर चलते हैं, और यहाँ पर है फ्रांस, ये रेड कलर में, ठीक है।
फ्रांस ये रहा। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? स्पेन है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, नीदरलैंड। ओके, तो ये रहा मैप। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, और राजधानी क्या है? पेरिस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF 2021 से लेकर 2022 जून तक का अवेलेबल हो चुका है। आप डाउनलोड कर सकते हैं ये PDF, और ये PDF आपको मिलेगा 1 ईयर के मेंबरशिप के थ्रू। 1 ईयर का मेंबरशिप है, उसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, पूरे साल का और पिछले सालों का भी। वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को, इस संडे को भी आयोजित किया गया है, तो आप करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं एवरी वीक। इसके अलावा एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज होता है, जिसमें करंट अफेयर्स के अलावा भी तमाम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं मंथली, और UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, और तमाम जो भी एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। 40% डिस्काउंट है बुक्स पे, और फ्री शिपिंग भी है। तो बुक्स तो अभी अवेलेबल है 2021 की, और 2022 की हाफ ईयरली बुक 1 जुलाई को अवेलेबल हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और मेंबरशिप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हजारों स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस वेब ब्राउज़र को जून 2022 में रिटायर कर दिया? आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, इसने एक लंबा दौर चला इसका, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर का, और अब माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान कर दिया है कि वो इस वेब ब्राउज़र को बंद कर रहा है, रिटायर कर रहा है। ओके, 27 साल ये वेब ब्राउज़र चला, एक समय तो राज करता था। ओके, जैसे अभी क्रोम ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, उस तरह से एक समय ऐसा था जब इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ किया जाता था सबसे ज़्यादा। तो अब इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवाएं नहीं मिलेंगी। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके जगह कौन सा ब्राउज़र को यूज़ करने के लिए प्रेरित किया है? उस ब्राउज़र को काफ़ी पहले लॉन्च कर दिया था, उसका नाम क्या है? एज। ओके, एज नाम से ब्राउज़र है। अब सवाल है कि क्यों बंद किया गया है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर? चूँकि यूज़र्स की संख्या कम हो गई है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और बहुत स्लो था ये, इतना स्लो था कि लोग उस पर यूज़ नहीं कर पाते थे। इंटरनेट स्लो होने की वजह से उस पर, इंटरनेट तो फास्ट होता था लेकिन इस पर वेबसाइट ही स्लो खुलता था। तो धीरे धीरे जो यूज़र्स हैं उसका रुझान इससे ख़त्म होता चला गया, और अभी सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो है क्रोम। ओके, कब लॉन्च किया गया था इसे, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर को? 1995 में। ओके, पहला वर्जन उस समय लॉन्च हुआ था, और आखिरी वर्जन 2013 में लॉन्च किया गया था। ओके, वेब ब्राउज़र से क्या क्या फ़ायदे होते हैं कंपनियों को? जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, उसका ये एज है, इसके अलावा ये था इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, जैसे गूगल का है, कौन सा है? क्रोम नाम का वेब ब्राउज़र। देखिए, वेब ब्राउज़र से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कंपनियों को, इनडायरेक्ट रूप से पैसे कमाने का मौका मिलता है उसमें। देखिए, इंटरनेट ब्राउज़र के जरिए जो इंटरनेट कंपनियां हैं, जिसका वो ब्राउज़र है, उसे यूज़र की एक्टिविटी का पता चल जाता है, और ये डेटा बहुत ही कीमती होता है। इसका उपयोग वो विज्ञापन को सही ढंग से पेश करने में करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कमाई के साधन हैं इनडायरेक्ट रूप से। उदाहरण के तौर पर अगर हम गूगल को लें, गूगल का जो क्रोम है उसको लें, तो आप जो यूज़ करते हैं वो कनेक्टेड है जीमेल से भी, गूगल ऐप से भी, गूगल डॉक्स से भी। ओके, तो इससे गूगल को आपके बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या टाइप कर रहे हैं, आप क्या देखना चाह रहे हैं। तो होता यह है कि जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, दूसरी वेबसाइट पे, तो वहाँ पर आप जो सोच रहे होते हैं उससे रिलेटेड ऐड यानी विज्ञापन आ जाता है। तो इससे टारगेटेड ऐड चलाने में फ़ायदा मिलता है कंपनियों को। इसलिए तमाम जो कंपनियां हैं, चाहे गूगल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो, वो अपने ब्राउज़र को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की, उसके CEO कौन है? सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वित्त वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा महाराष्ट्र। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। तो यहाँ सवाल होगा कि किन किन राज्यों में कितना कितना चीनी का उत्पादन हुआ है। तो ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट की ओर से जारी है चार्ट, और यहाँ देखिए 2021-22 में, और ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 138
लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। सेकेंड स्थान पर है उत्तर प्रदेश 104 लाख टन। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे, उससे पहले वाले साल की बात करेंगे यानी 2020-21 में, तो वो पहले स्थान पे था उत्तर प्रदेश, 110 लाख टन उत्पादन हुआ था। लेकिन इस बार 138 लाख टन उत्पादन महाराष्ट्र ने कर दिया और 2020-21 से कम उत्पादन हुआ है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद स्थान आता है कर्नाटक का, तीसरा स्थान पर, चौथे स्थान पर है गुजरात। ओके, अब यहाँ सवाल होता है कि महाराष्ट्र में इतनी चीनी का उत्पादन कैसे हुआ और उत्तर प्रदेश पीछे क्यों रह गया। देखिए, बात यह है कि 2019 से 2021 तक खासतौर पर महाराष्ट्र में मानसून बहुत बेहतर रहा है और मानसून बेहतर होने की वजह से महाराष्ट्र के किसानों ने गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा की। गन्ने के ज़्यादा पैदावार हुआ, उसकी वजह से चीनी का उत्पादन भी अधिक रहा। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन कम क्यों हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने की जो फसल है वो तो बेहतर तरीके से हुई। 12.5 लाख टन गन्ने की पेराई इथेनॉल बनाने के लिए कर दी गई। लेकिन ओके, मतलब गन्ना यहाँ ढेर सारा हुआ, उत्पादन उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र से भी ज़्यादा हो सकता था चीनी का, लेकिन उस गन्ने की बड़ी मात्रा में यूज़ हो गया इथेनॉल बनाने में। ओके, और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है। ओके, तो इसकी वजह से यूपी जो है देश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक राज्य तो बन गया। अगर हम सवाल करेंगे कि सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया इथेनॉल उत्पादन में। लेकिन इसका असर हुआ चीनी के उत्पादन पे, और बारिश भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुई तो उसका भी असर रहा। तो ज़्यादा इथेनॉल बनने की वजह से चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कम हुआ और फ़ायदा मिला महाराष्ट्र को। मैप में देख रहे हैं, यह रहा महाराष्ट्र। राजधानी क्या है महाराष्ट्र की? मुंबई। और चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जून 2022 में शुरू हुआ है? आंसर होगा बांग्लादेश। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, इंडिया और बांग्लादेश के जो रेल मंत्री हैं उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है, हरी झंडी दिखाई है मिताली एक्सप्रेस को। ओके, कब दिखाई है? तो जून में ही, इसी महीने। ठीक है, भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। और बांग्लादेश के रेल मंत्री हैं मोहम्मद नरुल इस्लाम सुजान, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो न्यू जलपाईगुड़ी जो पश्चिम बंगाल में है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक चलेगी। और भारत और बांग्लादेश के बीच में ये तीसरी ट्रेन सेवा है। ओके, मिताली एक्सप्रेस, वैसे तो उसका उद्घाटन पिछले साल ही 27 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने कर दिया था। उद्घाटन कब हो गया था? 27 मार्च 2021 को। लेकिन इस ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है जून 2022 में, मतलब काफ़ी वक्त लग गया, 1 साल से ज़्यादा लग गया ट्रेन का संचालन शुरू होने में। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो सप्ताह में 2 दिन चलेगी और अलग अलग श्रेणी की उसमें डब्बे होंगे। ओके, किराया करीब 2,500 से 3,500 रुपये के आसपास का होगा। क्या फ़ायदा होगा? तो दोनों देशों के बीच में पर्यटन और जो व्यापार है वो सब और बेहतर होंगे। ओके, अब सवाल यहाँ पर यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं। तो एक है मैत्री एक्सप्रेस, वो कोलकाता से ढाका तक चलती है। दूसरी है बंधन एक्सप्रेस, वो कोलकाता से खुलना तक ये चलती है, बांग्लादेश के खुलना एक जगह है। और तीसरी ट्रेन अब ये हो गई है मिताली एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक। तो ये तीनों ट्रेनों के बारे में भी जानना ज़रूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बांग्लादेश की भी बात कर लें, राजधानी तो ढाका है ही, प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ लिस्ट भी है, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। ये 3 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में ये चलती है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष 2022 आयोजित हुआ है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ओके, 16 से 18 जून को शिमला में आयोजित हुआ ये। और केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृति मंत्री हैं राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया।
और इसमें कई देशों के जो लेखक हैं, कवि हैं, अनुवादक हैं, वो सब वहाँ पहुँचे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की भी बात कर लें, वहाँ पर आयोजित हुआ है। राजधानी तो शिमला है ही, वहीं आयोजन हुआ है इस फेस्टिवल का, लिटरेचर फेस्टिवल का। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन होगा कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बन गए हैं? नाम थोड़ा लंबा है, आंसर होगा भीम नागौर संगनागौड़ा पाटिल। ये बन गए हैं नए लोकायुक्त कर्नाटक के। 15 जून को उन्होंने शपथ ली है कर्नाटक के लोकायुक्त के तौर पर, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत, उन्होंने ही शपथ दिलाई है। ठीक है, आपको बताऊं कि ये पहले उप लोकायुक्त थे, तो इनको अब पदोन्नति दी गई है, यानी प्रमोशन दे दिया गया है। कर्नाटक, उसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु, और मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में लोकायुक्त के बारे में, और फोटोग्राफ ये रहा इनका लोकायुक्त का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है भी। मिस्र में आयोजित हुए युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? किस सांसद ने किया है? आंसर होगा एस फांगोन कोन्याक। ओके, और फोटोग्राफी ये रहा इनका। ये सम्मेलन आयोजित हुआ है मिस्र का शहर है एक, शर्म अल शेख, तो वहाँ पर आयोजित हुआ है 15-16 जून को, और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। ओके, कोन्याक, एस फांगोन कोन्याक नाम है इनका। और ये कहाँ से राज्यसभा सांसद हैं, किस क्षेत्र से? तो नागालैंड की ये पहली महिला राज्यसभा सांसद है, नागालैंड से। ओके, राज्यसभा के सांसद के तौर पर चुनी गई पहली महिला है, कहाँ से? तो नागालैंड से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 जून को। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और शेयर जरूर करें इस वीडियो को तमाम मित्रों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। और आप डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप भी। गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करेंगे, ये लोगो दिखेगा, और डाउनलोड कर लें आप। इसके थ्रू आप करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, मेंबरशिप लेकर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।